चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, इस चैप्टर में हम लोग देख रहे थे ना कि भाई कंपनी जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, वो जो पब्लिकली इश्यू करती है, तो उसमें 1 साल का स्टेटमेंट नहीं 2 साल का स्टेटमेंट इश्यू करती है, कि जिससे जो है वो पब्लिक भी एनालिसिस कर सके। या तो फिर कितनी बार कंपनी खुद ही जो है वो अपने एनालिसिस स्टेटमेंट्स तैयार करती है, जो पब्लिकली इश्यू करती है, कि जिससे पब्लिक देख सके कि कंपनी ने 2 साल में कितनी ग्रोथ की है, कंपनी आगे गई है कि पीछे गई है, वो पब्लिक को पता चले ना। बराबर ना, इसके लिए कंपनी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस तैयार करती है ना। और इसमें कल हमने समझा था कि भाई एनालिसिस करने के 2 टाइप्स आते हैं, या तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनता है या तो कॉमन साइज स्टेटमेंट बनता है। हम लोग कंपेरेटिव स्टेटमेंट कल समझ रहे थे कि जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कंपेरेटिव स्टेटमेंट हम लोग बना रहे थे। सिंपल था ना, अमाउंट आपको 2 साल की दी गई होती है, आपको सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज करना होता है। कल हमने फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5 देखा था। 6 मैंने आपको बताया था कि भाई आप वैसे ट्राई करना, सेम ही कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज करनी है अमाउंट को, ऐसे हो सकता है ना। अब आगे आज क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही कंपेरेटिव स्टेटमेंट हमें तैयार करना है, वही इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन जो सिंपल से चेंजेस हैं वो खाली मैं चेंजेस इसमें बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, उसमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 16 एंड 17 ऑफ मीना कंपनी लिमिटेड आर एस फॉलो एंड प्रिपेयर कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये सब इंफॉर्मेशन है ना, मैंने यहाँ पर तैयार कर दिया है, आंसर पूरा लिख ही दिया है 7th का। ये आपको खाली समझा रहा हूँ कि माइनर चेंजेस क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना होता है तो सबसे पहले हम लोग ये 7 स्टेप्स लिखते हैं ना, पर्टिकुलर में सातों स्टेप्स, जो जो इन्फॉर्मेशन हो वो लिखते जाते हैं, जो ना हो वो खुद ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ अमाउंट में पहले हमेशा 16 फिर 17 की अमाउंट लिखते हैं, फिर आखिरी में इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर किया हुआ ही है, वो लास्ट में किया जाता है ना, इंक्रीज एंड डिक्रीज, बराबर ना। तो देखो, जैसे सबसे पहले ये यहाँ तक 16 और 17 की अमाउंट तक, ये 3 चीजें पहले क्वेश्चन में से देखकर लिख लेते हैं, फिर आखिरी में इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। तो सबसे पहला लिखा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो सेल्स कहते हैं। तो देखो सेल्स है ना उसमें कि भाई 45 लाख 17 की है और 16 की 52 लाख, तो पहले 16 की लिखेंगे 52 और उसमें 45, बराबर। फिर अदर इनकम लिखते हैं नंबर 2, तो अदर इनकम भी दी गई है, उसमें 2 लाख और 10 लाख है, तो 16 में 10 लाख और उसमें 2 लाख, बराबर ना। फिर टोटल रेवेन्यू उसमें नहीं होता, तो टोटल रेवेन्यू हम लिखेंगे इनका प्लस 52 और 10 62, 45 और 2 47, बराबर ना। फिर एक्सपेंसेस में जो जो दिए हुए हो, जैसे सबसे पहले नेट परचेज दिया हुआ है, तो वो नेट परचेज हम लोग लिख देंगे। वो दिया हुआ है ना कि 16 में 38 और उसमें 32, तो वहां 38 और यहाँ पे 32 लाख। फिर अदर एक्सपेंसेस, तो देखो ये अदर एक्सपेंसेस में यहाँ खाली ध्यान देना, अदर एक्सपेंस में दिया हुआ परसेंटेज ऑफ सेल्स, और वहां परसेंटेज है 22 और 18%। तो दिया हुआ है, कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। परसेंटेज ऑफ सेल्स मतलब जो ऊपर सेल दी गई है ना आपको, उसी का ही परसेंटेज करना है ना। जैसे कि 2016 में दिया हुआ है 18%, तो 18% किसके, सेल के 18%, ब्रैकेट में है ही सेल के 18%, तो ऊपर सेल कितनी है 16 में 52 लाख है ना। 16 के लिए 16 की सेल देखेंगे ना, सेल रेवेन्यू दिया हुआ है 52 लाख, तो उसके 18%, 52 लाख के 18% 9,36,000 वो लिखेंगे ना अदर एक्सपेंस में, बराबर ना। और जो अदर एक्सपेंस उसमें दिया हुआ है 22% 17 में, तो 17 की सेल है 45 लाख, 45 लाख के 22%, तो वो लिख देंगे 9,90,000, बरोबर ना। जिसके परसेंटेज दिए हुए जिस साल के, उसी की सेल के परसेंटेज हम लोग निकालेंगे ना, बरोबर ना, ये खाली ध्यान रखना। उसके बाद चेंज इन स्टॉक, वो दोनों माइनस में दिए हुए हैं, दोनों माइनस में है तो हमें भी माइनस में ही लिखना है। 1 लाख और यहाँ पर 2 लाख, माइनस में ब्रैकेट में दिया हुआ है, मतलब निगेटिव वैल्यू है तो हम भी निगेटिव में ही लिखेंगे। एंड इनकम टैक्स रेट वो तो आखिरी में। चेंज इन स्टॉक हो गया तो टोटल एक्सपेंसेस कर देते हैं ना हम लोग, टोटल एक्सपेंस में इन दोनों का प्लस और इसका माइनस करके लिखेंगे। ये माइनस में है तो 38 प्लस 936 और माइनस 1 लाख 46 लाख 36,000, इसमें भी 32 प्लस 990 और माइनस 2 लाख 3990, बरोबर ना, ऐसा ना। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या लिखते हैं कि ये टोटल रेवेन्यू में से ये टोटल एक्सपेंसेस माइनस, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें भी टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में 30% रखने हैं, तो जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसके 30% लिखेंगे, 1564 के 30%, यहाँ 7,10,000 के 30%। और आखिरी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये टैक्स माइनस तो वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये पहले कंप्लीट कर लिया ना, बराबर ना। प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना तो पहले 7 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। बैलेंस शीट हो तो एज इट इज लिख दो, उसमें कोई ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। इसमें ये पूरा कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज। सिंपल कल किया था ना हमने कि भाई जैसे पहले सेल में पहले 52 था, 45 हुआ तो कम हो गया ना, सेल जितना कम हुआ तो माइनस में लिखेंगे, -7 लाख। और परसेंटेज कितने, तो जितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ उसको डिवाइड बाय 16 की अमाउंट, पुरानी अमाउंट मल्टीप्लाई 100। सब में ऐसा ही करता है ना, ये इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड बाय ये अमाउंट 16 की मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज ये 13.46%। अदर इनकम भी पहले 10 लाख थी, अब 2 लाख की इनकम हुई तो 8 लाख कम हो गई ना। और परसेंटेज तो 8 लाख डिवाइड 10 लाख मल्टीप्लाई 100, 80%, बराबर ना। टोटल भी पहले 62 और 47 तो वो कम हुए, ऐसे आ जाएगा ना, बराबर ना। तो ये जो है वो हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे ना, इंक्रीज डिक्रीज, ये अमाउंट दी गई है उसके हिसाब से ये कंप्लीट करते जाएंगे, होगा ना कंप्लीट। सिंपल प्लस माइनस करना है पहले और फिर उसके परसेंटेज, परसेंटेज ढूंढने के लिए इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई 100, तो ये काउंट करना है। सिर्फ इसमें अगर आप ध्यान दो कि जैसे ये दोनों ही माइनस में है, दोनों ही माइनस में है तो कोई बात नहीं, हम लोग भी वैसे ही करेंगे ना। हम जनरली क्या करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज ढूंढने के लिए 17 में से 16 के अमाउंट माइनस करते हैं ना। अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस अमाउंट लिखते हैं, प्लस में आ रहा है तो प्लस अमाउंट। जैसे पहले में 17 में से 16 की अमाउंट माइनस करते हैं, तो भाई 17 में है 45 लाख, 45 लाख, और उसमें से माइनस करते हैं ये 16 की अमाउंट तो 52 लाख। अब 45 माइनस 52 तो वो आ जाएगा ना -7, बराबर ना, -7 ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस, आप तो कैलकुलेटर में करते हो, इसमें से ये माइनस 45 माइनस 52 तो वो -7 रहेगा, सही बात है ना। और फिर जो 7 है उसको डिवाइड बाय ये 16 मल्टीप्लाई 100। तो इनमें भी वैसे ही कि इनमें दोनों ही माइनस में है तो वैसे करें कि देखो -2, ये -2 लाख, -2 लाख माइनस और -1 लाख, ऐसे करते हैं कि नहीं हम लोग मैथ्स में, कि ये -2 लाख उसमें से ये -17 में से 16 की अमाउंट माइनस, -2 लाख माइनस -1 लाख, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, कि -2 लाख माइनस माइनस प्लस 1 लाख हो जाएगा। और अब टोटल माइनस प्लस माइनस, 2 लाख में से 1 लाख जाएगा तो -1 लाख बचेगा, बराबर ना। बड़ा नंबर माइनस में है ना, -1 लाख बचेगा, तो यहाँ पर भी लिखेंगे -1 लाख, है कि नहीं। समझाने की बात तो नहीं थी, ये सिंपल लॉजिक है, पर आप लोग कैलकुलेटर यूज करते हो ना, वो चीजें भूल जाते हो सिंपल लॉजिक। फिर तो यहाँ पर 2 लाख माइनस 1 लाख करेंगे, भाई ऐसे समझो 16 में जो है वो 1 लाख पहले ही माइनस में था और एक माइनस में हुआ 2 लाख, और माइनस में 2 लाख, तो मतलब समझो और 1 लाख कम हो गया ना उसमें, और -1 लाख आया कि नहीं। जैसे भी लॉजिक लगाओ आंसर तो -1 लाख ना, बराबर। और परसेंटेज के लिए वही करते हैं, ये 1 लाख डिवाइड बाय यही अमाउंट 1 लाख मल्टीप्लाई 100, बराबर ना। 1 लाख डिवाइड 1 लाख मल्टीप्लाई 100 तो पूरे 100% रहेंगे। ये माइनस में है तो परसेंटेज भी माइनस में, ये प्लस में हो तो परसेंटेज भी प्लस में। अरे ये बात समझ में करोगे ना ये पूरा क्वेश्चन। और देखो 7th वाला क्वेश्चन है ना, वैसे ही 9th वाला क्वेश्चन है। 9th वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं पर ध्यान दो उसमें, 8th वाला मैं यहाँ पे करवाऊंगा। पहले 9th वाला क्वेश्चन ध्यान दो, ये जैसे हम लोग कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं ना, 9th वाले क्वेश्चन में देखो उसमें दिया हुआ है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट हमें तैयार करनी है, कि बैलेंस शीट ऑफ स्मॉल कंपनी दी गई है, कंपनी का नाम ही है स्मॉल कंपनी, उसमें 16-17 की अमाउंट दी गई है और उसकी बैलेंस शीट हमें तैयार करनी है। अब बैलेंस शीट में अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें तैयार करना है ना, तो उसके लिए
उसके लिए पता है ये सब ढूंढने की जरूरत ही नहीं, आपको पूरे पेज में दिया हुआ है ना, टेक्स्ट बुक में देखो पूरे पेज की अमाउंट है ना, वो पूरे पेज की अमाउंट पहले यहाँ पे लिख दो, पूरा पर्टिकुलर लिख देना है, कुछ नहीं ढूंढना है। इसमें हम ढूंढते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कि टोटल रेवेन्यू ढूंढा, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ये सब ढूंढना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उसमें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में देखो पूरे पेज में जो जो पर्टिकुलर है एज इट इज पर्टिकुलर लिख देंगे। अब इतने बड़े पेज में मैं लिखूंगा तो वो आएगा भी नहीं, इसलिए वो नहीं लिख रहा हूं, पूरा का पूरा पर्टिकुलर लिख देंगे। उसमें अमाउंट में भी आपके उसमें पहले 17 और 16 की अमाउंट है, आप पहले लिखना 16 और 17 की अमाउंट, बराबर, अमाउंट में मिस्टेक नहीं, एज इट इज पूरा पेज लिख देना है वो। फिर ये 16 और 17 की एज इट इज अमाउंट लिखनी है, और खाली आपको फाइंड करना है इंक्रीज डिक्रीज, जैसे इसमें फाइंड कर रहे थे वैसे ही उसमें भी, बराबर ना। 9th वाले क्वेश्चन में भी सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज हमें एक्स्ट्रा ढूंढना है, वो सेम टू सेम क्वेश्चन तो है, तो आप बुक में पहले वो लिख लो पर्टिकुलर अमाउंट भी लिख लो, पहले 16 की अमाउंट फिर 17 की अमाउंट, और उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में, जितनी भी अमाउंट है टोटल है या जो भी अमाउंट दी गई है सब अमाउंट का इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज ढूंढने हैं, बराबर। तो वो जो पूरा पेज दिया हुआ 9th वाले क्वेश्चन में, तो वो पूरे पेज का आप लोग फाइंड कर सकते हो ना, बराबर ना। वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोगों को ट्राई करना है सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज। ऊपर से हेडिंग लगाना कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ स्मॉल कंपनी, उसमें दिया ना स्मॉल कंपनी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ स्मॉल कंपनी, और फॉर्मेट ऐसा ही बनाना पूरा, क्लियर। तो 9th वाला आप लोग ट्राई करो। फिर जो 8th वाला है ना, उसमें देखो मिसिंग जो है वो नंबर्स है, क्वेश्चन मार्क दिए हुए मिसिंग नंबर्स हैं, तो वो मिसिंग नंबर्स कैसे फाइंड करना, वो खाली सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, कोई है नहीं उसमें भी बड़ा लॉजिक, पर सिंपल सी बात उसमें बता रहा हूँ। ये रफ करूँ तो वो 8th वाला क्वेश्चन बता दें हम लोग। तो देखो जैसे 8th वाला क्वेश्चन है ना, उसमें दिया ना फाइंड आउट बैलेंसिंग फिगर ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कल्पना कंपनी लिमिटेड। भाई उसमें आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट पूरा बना हुआ ही है, देखो उसमें पर्टिकुलर नोट नंबर 16 17 की अमाउंट, और पास में इंक्रीज डिक्रीज वो भी सब है, लेकिन देखो सब में 16 की अमाउंट मिसिंग है, वो खाली हमें अमाउंट फाइंड करनी है, मिसिंग अमाउंट ढूंढनी है। तो सिंपल सा लॉजिक इसमें लगता है, कोई जो है वो बड़ा लॉजिक नहीं है। जैसे कि देखो पहले सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं पहले एक के सेल्स रेवेन्यू, तो सेल्स रेवेन्यू में 16 की अमाउंट नहीं है, 17 की अमाउंट है, 15 लाख, 15 लाख अमाउंट है उसमें, और इंक्रीज हुआ है उसमें 5 लाख का, इंक्रीज 5 लाख, और परसेंटेज आपके 50 के दिए हुए हैं, 50%। तो अगर हम लोग इन अमाउंट में देखें ना भाई 16 की अमाउंट कौन सी होगी, तो 17 में 15 लाख था, जो इंक्रीज हुआ है 5 लाख का, मतलब पहले कितना होगा जिसमें 5 लाख इंक्रीज हो गए 15 लाख हो गए। पहले की अमाउंट 16, फिर 17 में बढ़ के आएगा ना, बढ़ के आएगा ना, कितना बड़ा है, 5 लाख बड़े हैं, परसेंटेज का वैसे भी काम नहीं है भाई, 5 लाख बड़े हैं, तो पहले कितने होंगे कि 5 लाख बढ़ के 15 लाख हो गए, तो पहले 10 लाख होंगे ना, है कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक ना कि भाई पहले 10 लाख होंगे, कि 10 लाख फिर बढ़ के 15 लाख हुए ना, कि इंक्रीज 5 लाख का हुआ है। या ऐसे लॉजिक न चले तो अगर ये 16 की अमाउंट ढूंढनी है तो ये 17 की अमाउंट में से ये इंक्रीज या डिक्रीज माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर दो, 15 माइनस 5 तो कितना, 10 लाख। भाई पहले 10 लाख था, फिर इंक्रीज होके 15 लाख हो गया, है कि नहीं। फिर जैसे अदर इनकम, अदर इनकम नहीं है, सेल्स रेवेन्यू के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही दिए हुए हैं इसमें, एक्सपेंसेस इसमें दिए हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन है हमें तो वही लिखना है ना, नहीं है तो इसमें अदर इनकम वगैरह नहीं, जो मिसिंग वाले क्वेश्चन हो उसमें अदर इनकम या कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मिसिंग हमें नहीं ढूंढना है, हमें खाली परसेंटेज वाली अमाउंट ढूंढनी है और कुछ भी नहीं है। तो परचेज के ये एक्सपेंसेस में परचेज पहले दिया हुआ है जैसे, तो परचेज में भी 16 की अमाउंट नहीं, वहां दिया हुआ है 7,20,000, 7,20,000, इंक्रीज कितना हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है 1,20,000, और यहाँ 20% है, परसेंटेज का तो चलो फिलहाल काम नहीं है। 17 में अमाउंट 7,20,000 की है और इंक्रीज 120 हुआ है, तो पहले कितना होगा, कितना होगा कि बढ़ के 7,20,000 हो गया है, तो इसमें से ये माइनस कर सकते हैं ना, इनमें से ये माइनस करो, कितना हो जाएगा 6 लाख। भाई पहले परचेज 6 लाख का होगा, 1,20,000 बढ़ गया है, तो अभी ये हो गया 7,20,000 का,
है कि नहीं। उसके बाद जैसे चेंज इन स्टॉक है, तो चेंज इन स्टॉक में 17 में दिया हुआ है 1,50,000 और इंक्रीज डिक्रीज में कुछ भी नहीं है। चेंज इन स्टॉक 17 में अमाउंट है 1,50,000, इंक्रीज डिक्रीज में कुछ भी नहीं है, तो 16 में अमाउंट कितनी होगी, उतनी ही होगी ना, कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है। तो जो 17 में अमाउंट वही 16 में भी वही होगी ना, 2016 में भी वही अमाउंट रहेगी 1,50,000, या कहो इसमें से कुछ माइनस होगा ही नहीं, यही अमाउंट ना, बराबर ना। इनमें से ये माइनस करके लिखते हैं, कुछ माइनस ना हो तो वही अमाउंट, बराबर ना। चेंज इन स्टॉक, फिर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन 1,17 में इंक्रीज हुआ है 50,000 का, तो पहले कितना होगा, पहले भी 50,000 ही होगा, 1 लाख माइनस 50,000 करके। सही बात क्या नहीं, जितनी भी अमाउंट है सभी अमाउंट में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं नहीं लिख रहा हूं, आप फाइंड कर सकते हो ना, सिंपल सा तो लॉजिक है कि भाई 17 की जो अमाउंट है उसमें वो इंक्रीज वाला माइनस कर दो, ठीक है। जैसे टोटल एक्सपेंसेस में भी है 970 और उसमें 170, तो 9,70,000 में से 1,70,000 माइनस करो, पहले के टोटल एक्सपेंस 8 लाख के होंगे। आ रहा है ध्यान, सिंपल है ना। तो ये भी जो है वो आप कंप्लीट कर लेना, जो भी 16 की अमाउंट फाइंड करनी है वो 16 की अमाउंट फाइंड कर लेना है इस तरह से। 8th वाला क्वेश्चन, 9th वाला आप लोगों को ट्राई करना है, जैसे बताया इंक्रीज डिक्रीज। अब 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10th में भी वैसा ही है, उसमें बैलेंस शीट बनी हुई है और बैलेंस शीट में हमें ये परसेंटेज वाली फिगर्स फाइंड करनी है, तो उसमें मैं समझाऊं, उसमें भी सिंपल लॉजिक से कि भाई वो फाइंड कैसे करना है वो खाली माइंड में आना चाहिए। तो वो परसेंटेज वाली अमाउंट हम लोग ढूंढे, इसे रफ करता हूं और वो 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब जैसे 10th वाला क्वेश्चन है ना, तो 10th वाले क्वेश्चन में जो है वो पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है शिवानी कंपनी लिमिटेड की, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ शिवानी लिमिटेड। उसमें भी कंप्लीट बना हुआ है ना आपका भाई, पूरा पर्टिकुलर नोट नंबर 16 17 की अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज भी रुपीज में परसेंटेज में है, जो जो मिसिंग है क्वेश्चन मार्क है वो सब हमें फाइंड करना है ना, बराबर ना। इनमें भी क्या किया करो, पहले पर्टिकुलर तो पूरा का पूरा लिख दो, अमाउंट में फिर जो जो मिसिंग है वो एक एक करके ढूंढते जाएंगे ना हम लोग, ठीक है ना। पर्टिकुलर में पहले जो है वो हेडिंग्स वो सब खुद ही सेम टू सेम लिखने हैं ना, जैसे नंबर 1 बैलेंस शीट में पहला आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, वो तो सेम टू सेम ही लिखेंगे ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी वो लिखेंगे। फिर उसमें नंबर 1 की हेडिंग है कि नंबर 1 की हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, जो हेडिंग है वो तो सेम टू सेम ही लिखी जाएगी, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर भी ए दिया हुआ है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। जिस मेथड से दिया हुआ है उसी मेथड से पहले तो लिखते जाएंगे। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट है 16 में 24 लाख, इसमें 24 लाख है, और 17 की अमाउंट ढूंढनी है, इंक्रीज डिक्रीज ढूंढना है, परसेंटेज दिए हुए हैं, परसेंटेज 25%, कि 25% प्लस में है मतलब इंक्रीज हो रहे हैं। अब 16 की अमाउंट है, परसेंटेज है, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो 2016 में अमाउंट 24 लाख है और यहाँ परसेंटेज में प्लस में है, माइनस में होता है तो ब्रैकेट में होता है, प्लस में है 25%, 25% इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल सा पहले 24 लाख था, 17 में उसके 25% बढ़ गए हैं, तो कितने बड़े होंगे, सिंपल अगर फाइंड करना हो तो ऐसे कर सकते हो आपके कैलकुलेटर में कि 24 लाख है, कैलकुलेटर में देखो 24 लाख प्लस 25%, उसमें देखो प्लस करना है ना, इंक्रीज करना है, तो 24 लाख प्लस 25% कर दो। अगर यहाँ लॉस होता है ना, मतलब माइनस में होता है, डिक्रीज होता है, तो यहाँ करते हैं माइनस 25%। तो देखो कैलसी में 24 लाख प्लस 25% कितने हो जाएंगे, 30 लाख, 30 लाख यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा ना। मतलब 16 में अमाउंट 24 लाख थी, यहाँ 30 लाख हो गई, 25% बढ़े, और 25% मतलब कितना, तो यहाँ तो इनका माइनस कर सकते हो आप लोग सीधे, 30 माइनस 24, तो यहाँ 6 लाख। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो कि 24 लाख के मल्टीप्लाई 25%, मल्टीप्लाई करोगे तो खाली इंक्रीज की अमाउंट मिलेगी 6 लाख की, वो इंक्रीज हुआ, बराबर ना। 24 लाख में 25% मल्टीप्लाई करोगे तो खाली कितना इंक्रीज हुआ वो मिलेगा ना हमें, कि भाई ये 6 लाख, और प्लस करोगे तो प्लस करके डायरेक्ट अमाउंट मिलेगी 17 की, ठीक है ना। 24 लाख
प्लस 25%, तो वो 30 लाख आ जाएंगे, और 30 माइनस 24 तो वो 6 लाख का इंक्रीज। ये दोनों अमाउंट मिल गई ना हमें, समझ आ रहा है ना लॉजिक। दूसरे में भी यही करना है ना। फिर रिजर्व एंड सरप्लस है कि यहाँ पर बी में दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें इनमें अमाउंट है 12 लाख की, ये दोनों अमाउंट मिसिंग है 17 की और इंक्रीज की, और उसमें दिया हुआ है 25%, इसमें भी 25% का इंक्रीज। तो यहाँ पे भी वही कर सकते हो ना कि 12 लाख प्लस 25%। आप 12 लाख कैलकुलेटर में सीधा प्लस 25%, तो 12 लाख में 25% अगर प्लस करो कितने हो जाएंगे, 15 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा उसमें, 15 लाख, है कि नहीं। और फिर कितना इंक्रीज हुआ, 12 लाख से 15 लाख हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, तो भाई 3 लाख इंक्रीज हुआ, है कि नहीं। ये दोनों अमाउंट मिल जाएगी ना। ऐसे ही उन तीनों की भी ढूंढ सकते हो ना, वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। जैसे देखो अब टेक्स्ट बुक में 10% डिबेंचर है, तो 10% डिबेंचर 10 लाख के हैं, दोनों अमाउंट मिसिंग है, और आगे 20% इंक्रीज, तो 10 लाख के प्लस 20% कर दो, वो यहाँ पे मिल जाएगा ना, पर ना प्लस 20% मतलब 12 लाख हो जाएंगे वहां पर, और इंक्रीज कितना हुआ, तो 2 लाख का इंक्रीज हुआ, ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही 11% बैंक लोन या करंट लायबिलिटीज है, इन सब की अमाउंट भी ऐसे ही फाइंड कर लेना, मिल जाएगी ना। और टोटल की अमाउंट भी जो जो मिसिंग है इसी तरह से मिलेंगे। 16 की अमाउंट में प्लस ये कर दो, प्लस ही है, सब प्लस में दिए हुए, इंक्रीज में ही है। अगर कोई अमाउंट ब्रैकेट में होती तो यहाँ पर माइनस कर देते, और ये डिक्रीज भी माइनस में लिखते। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे मिल जाएगा ना, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो ये कि भाई यहाँ पर डिबेंचर, बैंक लोन, करंट लायबिलिटी, टोटल सबकी अमाउंट ऐसे मिल जाएगी। फिर उसके बाद एसेट्स में अलग मिसिंग है, एसेट्स में 16 की अमाउंट मिसिंग है और परसेंटेज मिसिंग है, ऐसा ना। तो अब मैं एसेट लिखूं, पूरा यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि वो 3-4 अमाउंट आप फाइंड करना। अब एसेट की बारी, उसमें हम लोग लिखते हैं कि एसेट्स में नॉन करंट एसेट दिया हुआ है, यहाँ नंबर 2, बीच की अमाउंट फाइंड करना बेटा पूरा। यहाँ पर एसेट्स में फिर नंबर 1 करके दिया हुआ है एसेट्स में कि नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, जहां नॉन करंट एसेट्स में पहला दिया हुआ है टेंजिबल एसेट, कि टेंजिबल एसेट, और टेंजिबल एसेट्स में 16 की अमाउंट मिसिंग है, 17 में दिया हुआ है 32,10,000, 32,10,000, और इंक्रीज दिया हुआ है 2,10,000, और ये परसेंटेज हमें ढूंढने हैं, बराबर। तो पहले तो 16 की अमाउंट मिसिंग है वो ढूंढे ना। इससे पहले वाला 8th वाला क्वेश्चन हमने किया था, उसमें भी 16 की अमाउंट मिसिंग थी। कैसे ढूंढ रहे थे कि 17 की अमाउंट में से इंक्रीज माइनस कर दो, तो पहले ये 16 की अमाउंट ना, 17 में 32,10,000 है, इंक्रीज 2,10,000 का हुआ है, तो पहले कितना होगा जिसमें इतना इंक्रीज हुआ है, बराबर। तो पहले 30 लाख की अमाउंट होगी ना, कि 30 लाख में से ये इंक्रीज हुआ। हर एक नहीं इस बात समझ में। आगे भी तो हमने 16 की अमाउंट ढूंढी थी। 16 की अमाउंट कैसे ढूंढी थी, इसमें से ये माइनस, 17 में से ये इंक्रीज माइनस, भाई ये 32,10,000 में से 2,10,000 माइनस, तो यहां पर आ जाएगा 30 लाख। और परसेंटेज भी मिसिंग है, तो परसेंटेज तो हमें ढूंढना आता है ना, बेसिक क्वेश्चंस में भी किया है कि जो इंक्रीज डिक्रीज है उसको डिवाइड बाय 16 की अमाउंट मल्टीप्लाई 100। ये इंक्रीज 2,10,000 डिवाइड बाय 16 की अमाउंट 30 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 2,10,000 डिवाइड 30 लाख, 3 7 जा, यहाँ कितना आ जाएगा, 7% हो जाएंगे, बराबर के नहीं। ये मिल गई ना दोनों अमाउंट जो मिसिंग थी, 16 की अमाउंट इन दोनों का माइनस, और परसेंटेज जैसे नॉर्मल ढूंढते हैं, इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई 100। अरे बात समझ में। फिर जैसे इंटेंजिबल के बाद इनटेंजिबल दिया हुआ है, नंबर 2 इनटेंजिबल, तो इनटेंजिबल एसेट से दी गई है उसमें, तो उनमें भी 16 की अमाउंट मिसिंग है, आगे दिया हुआ है 22 लाख का, 17 की अमाउंट है 22 लाख, और उसमें दिया हुआ है 2 लाख, और परसेंटेज हमें ढूंढने हैं। तो पहले इसमें भी 16 की अमाउंट ढूंढ लें, तो 16 की अमाउंट कितनी मिलेगी, ये 17 में से इंक्रीज माइनस,
22 लाख इंक्रीज होके है 17 में, 2 लाख का इंक्रीज, तो पहले कितना होगा, तो पहले 20 लाख होंगे, पहले 20 लाख होंगे ना, कि 20 में 2 लाख इंक्रीज हुआ तो 22 लाख आ गया, बराबर ना। ये 20 लाख 16 की अमाउंट, और फिर इंक्रीज डिक्रीज कितने परसेंटेज, तो ये इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड बाय 16 की अमाउंट मल्टीप्लाई 100, 2 डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा, 2 10 are 20, 10% आ जाएंगे इसमें, मिल जाएगी ना ये दोनों मिसिंग अमाउंट भी। समझ आ रही है ना बात, है कि नहीं सिंपल। ये सिंपल लॉजिक आप लोगों को यूज करना है कि जो जो मिसिंग अमाउंट है वो कैसे ढूंढनी है हमें। उसके बाद करंट एसेट्स में दिए हुए हैं, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है इन सब में फाइंड करोगे ना ऐसे ही। ऊपर लायबिलिटीज के पहले फाइंड करना जो अलग मिसिंग थे, और फिर एसेट्स के फाइंड करना जो अलग मिसिंग थे। आ रहा है ध्यान, तो ये सम भी आप कंप्लीट करो। 10th वाला क्वेश्चन 9 और 10 दोनों अच्छी तरह से कंप्लीट करना है उसमें। अब ये हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट खत्म हुआ। अब दूसरा जो हमारा पार्ट आता है वो हमें कौन सा बनाना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। जब हमें एनालिसिस करना हो तो सेकंड कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। जो आगे के सम है कॉमन साइज स्टेटमेंट के सम्स हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।